वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सो हम फ्रंट पेज से ही शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आज के आपके सेशन में किन 5 एजेंडाज के ऊपर हमारा प्राइम फोकस होगा। सो कोalition पॉलिटिक्स से रिलेटेड डिबेट है, एक बार इसको दोबारा देखेंगे थोड़े से डिफरेंट एंगल से। जुडिशियल एक्टिविज्म, ये जुडिशरी के जजमेंट्स पे बेस्ड है, इन चीज़ों को भी देखा जाएगा और हम एक पीवाईक्यू भी इसमें ऐड करेंगे। सिटीजन रजिस्ट्री से रिलेटेड बातें हैं। फ्री बीज पॉलिटिक्स, इसको थोड़ा और देखेंगे कि क्या चल रहा है, और महाराष्ट्र की एक स्कीम के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी, और इसराइल हुजबुल्ला के बीच में सीज फायर हुआ है, इन डेवलपमेंट्स को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सो राइट नाउ अभी आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि किसको यहाँ पे अगला चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। ठीक है, और आप बोल सकते हैं कि कोएलिशन के अंदर ये एक प्रॉब्लम आती ही है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। क्यों स्लो होती है? रीजन सेम है, आपको अब मल्टीपल पार्टनर्स के हिसाब से चलना पड़ता है। आप अपने मन की नहीं कर सकते हो। ठीक है, सबका इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखना होता है। और ऐसा भी होता है कि पॉलिटिशियंस जो है वो अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करते हैं, इन द सेंस दैट अगर यहाँ पे ऑपोजिशन से कुछ और एक स्टेप लिया जाता है और किसी को लुक्रेटिव पोस्ट दी जाती है तो पार्टी स्विच भी हो जाती है। यहाँ पे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती, बट देखेंगे इन चीजों को। तो कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर मल्टीपल पार्टीज आपकी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अब देखिए, अब कुछ बातों को हमें यहाँ पे समझना है कि गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, अ, इसके अंदर रीजनल पार्टीज का भी रोल आता है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक रीजनल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और जब आप रीजनल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि ये हमारे फेडरलिज्म के आइडिया को भी सपोर्ट करता है। तो काफी अच्छा ये एक तरीके से चीज होती है। पॉजिटिव्स बता रहा हूं मैं आपको। नॉट जस्ट दैट, जो इंडिया की बात होती है डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना, क्लियर। तो आप एक पर्टिकुलर रीजन को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलता है कोलिशन फॉर्म के अंदर। फेडरल सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? स्टेट्स जो है यहाँ पे काफी इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं, क्योंकि वो पार्टीज एक पर्टिकुलर स्टेट के साथ एसोसिएटेड होती है, तो उनके पास बार्गेनिंग पावर काफी बढ़ जाती है कि वो सेंटर को कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ तभी आएंगे अगर तुम हमारे स्टेट का ख्याल रखोगे, और आपको हमारे स्टेट के जो भी इंटरेस्ट हैं उनको अपहोल्ड करना पड़ता है। दिस इज हाउ इट इज। तो काफी ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आप बोल सकते हो, फेडरल बार्गेनिंग यहाँ पे इंक्रीज होती है। अब इंडिया के अंदर जो कोएलिशन डायनेमिक्स हैं उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, बीजेपी की 2014 के अंदर सरकार बनी, वो सिंगल हैंडेडली इतनी सीट्स आ गई थी कि अपने हिसाब से गवर्नमेंट बना सकते थे। 2019 के अंदर दोबारा बीजेपी के पास बम्पर वोट्स आए, तो उस समय आप बोल सकते हो कि इट वाज अ सिंगल पार्टी मेजोरिटी। क्लियर, इन दोनों केसेस के अंदर सिंगल पार्टी मेजोरिटी थी। लेकिन 2024 में जो प्रेजेंट चल रहा है, क्लियर, देर इज नो सिंगल पार्टी मेजोरिटी। कोई सिंगल पार्टी की मेजोरिटी यहाँ पे नहीं है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये हाईलाइट करेगा इंपॉर्टेंस ऑफ कोएलिशन पार्टनर। जो भी आपके कोएलिशन पार्टनर होंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो बीजेपी अपने मन की मर्जी यहाँ पे नहीं कर सकती, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और ऐसे सिनेरियो के अंदर आप देखेंगे कि जो फेडरल थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज अब आपको कंसेंसस बिल्डअप करके डिसाइड करना है, और रीजनल प्लेयर्स के जो भी आपके इंटरेस्ट हैं उनको भी अपहोल्ड करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट जो है ये आज बीजेपी को थोड़ा फेस करना पड़ता है। क्लियर। अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसी इन्फ्लुएंस की बात करें तो स्टेट ऑपोजिशन टू हिंडर डिसाइसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ऐसा भी होता है। कभी कभी रीजनल प्लेयर्स जो हैं वो अगेंस्ट हो जाते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड तो नहीं है, बट ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो जनता दल यूनाइटेड, इन्होंने लेटरल एंट्री के रिफॉर्म को ओपोज किया है, लेटरल एंट्री इन ब्यूरोक्रेसी। ठीक, मोदी गवर्नमेंट क्या करती थी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर लेटरल एंट्री के थ्रू जो है रिक्रूटमेंट करती थी। अब ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे लेटरल एंट्री का मतलब है कि नॉन आईएएस को भी यहाँ पे आप अपॉइंट कर सकते हो।
दैट वाज द प्रोविजन। तो कुछ एक 10-12 सीट्स निकलती थी, यूपीएससी के थ्रू आपकी पूरी स्क्रूटनी होती थी, लेकिन फिर भी जेडीयू ने इसे अपोज किया और मोदी गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस साल इस पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर होल्ट लगा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रुकना पड़ता है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। पॉलिटिकल करप्शन की अगर हम बात करें तो ऐसा भी देखा गया है कि कोalition पॉलिटिक्स को एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, कि नेशनल पार्टीज वो एक्सप्लॉइट कर सकती हैं इस सिस्टम को। क्यों? कि इफ नॉट यू देन दे, कि अगर आप नहीं मानोगे तो वो मान जाएंगे, कि हम किसी और के पास चले जाएंगे। ये मत समझो कि हम जो है यहाँ से बंधे हुए हैं, दैट इज व्हाट इट मींस। आज की डेट में कंपटीशन जो है वो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो गया है। रीजनल स्टेट्स, उनका यहाँ पे डोमिनेंस है, हर एक स्टेट की अपने अपने रीजनल प्लेयर्स हैं और वो आके कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ भी compete करते हैं। सबको चाहिए मंत्री हमारे हों। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे शिवसेना भी कंपटीशन में है। शिवसेना प्राइमरीली महाराष्ट्र से आ रही है। फिर तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है ना, ये जो है तेलुगु देशम पार्टी, ये आपकी आंध्रा से आ रही है। जेडीयू, ये आपकी बिहार से आ रही है। तो आप समझ के देखिए कि यहाँ पे कंपटीशन इन स्टेट्स के बीच का है। प्रोजेक्ट्स भी किसके पास जाएंगे, मंत्री कहाँ के बनेंगे, वो सारा आइडिया यहाँ पे चलता है। क्लियर? अब दूसरी अगर हम बात करते हैं तो सेंटर स्टेट जो रिलेशन डायनेमिक्स हैं उन पे इसका असर पड़ेगा। ओके, और होता क्या है कि सेंटर अब किसी एक स्टेट पे फोकस नहीं करता, वो सभी स्टेट्स के अराउंड जो है लेके चलता है। तो ये पॉजिटिव चीज है, बिकॉज सभी स्टेट डिमांड करेंगे। स्टेट एंड रीजनल प्रोमिनेंस वो इंक्रीज हो जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट बूस्ट द स्टेट पार्टी प्रोमिनेंस। अब देखिए ये जो पार्टनर हैं ये लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहेंगे। दिस इज व्हाट इट इज, ये काफी इलेक्शंस एक साथ लड़ेंगे। ठीक है, और अगर आप यूनाइटेड फेडरल फ्रंट की बात करें तो सेंट्रलाइजेशन के लिए ये एक ऑपोजिशन है। सो दिस इज समथिंग दैट इज हाईलाइटेड कि सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी नहीं है अब डिसेंट्रलाइज्ड होके आप चल रहे हो, रीजनल प्लेयर्स को भी साथ रख के। तो ये कोएलिशन पॉलिटिक्स के कुछ एक डायनेमिक्स हैं इंडियन सिनेरियो के अंदर, जो आपको मालूम होने चाहिए। अब आगे चलते हैं। सो 4 डॉक्टर्स बुक्ड आफ्टर बेबी बॉर्न विद सिवियर बर्थ डिफेक्ट्स। ओके, सो उन्होंने कहा कि ये जो है कहीं ना कहीं डिटेक्शन में गड़बड़ हो गई है और ये डॉक्टर्स की मिस्टेक है। अच्छा, अब ऐसे में क्या है कि उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की जो न्यू धाराएं हैं उसके अंदर ये केस रजिस्टर कराया गया है। उन्होंने कहा है कि भी इनकी वजह से सेक्शन 125 है कि यू हैव डैमेज समवंस लाइफ एंड पर्सनल सेफ्टी, कि आपने किसी की लाइफ को हर्ट किया है, किसी की पर्सनल सेफ्टी को यहाँ पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उन पैरामीटर्स के अंडर, उन प्रोविजंस के अंडर जो है ये केस रजिस्टर किया गया है। अब यहाँ पे आपको कुछ एक पॉइंट्स समझने पड़ेंगे। देखिए, मिस्टेक, ह्यूमन एरर ये हो सकता है। ठीक है, डॉक्टर इज नॉट अ गॉड, डॉक्टर भगवान नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब दूसरी चीज ये देखनी है कि डॉक्टर और जो हॉस्पिटल्स होते हैं क्या उन्होंने फॉर्मल प्रोसीजर पूरा किया। मतलब यहाँ पे पेशेंट फैमिली से एक इनपुट लिया जाता है कि आपके जो पेशेंट है उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या वो सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हुए हैं? अगर वो कंप्लीट हुए हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट दिस इज अ न्यू ट्रेंड। ये एक चीज हाईलाइट करता है कि व्हाट इज अबाउट डॉक्टर पेशेंट रिलेशन। तो आज की डेट में डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन कैसा हो गया है, क्योंकि हमें ये चीज समझनी है। कुछ एक जैसे ट्रेंड दिखते हैं, ठीक है, कि भाई अटैक्स भी डॉक्टर्स के ऊपर इंक्रीज हुए हैं, दैट इज आल्सो द न्यू ट्रेंड दैट वी सी हियर। तो ऐसे में ये सब हुआ क्यों? इज इट बिकॉज ऑफ द कमर्शलाइजेशन ऑफ मेडिकल साइंसेस, कि ये यहाँ पे जो आप मेडिकल साइंसेस चलती हैं क्या उनके कमर्शलाइजेशन की वजह से हुआ है? सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू सी दैट। अब एक तरीके से डॉक्टर एज अ प्रोफेशन को आप सर्विस नहीं देख रहे हैं, यू आर सीइंग दिस एज अ सोर्स ऑफ इनकम। वो चीज यहाँ पे पॉइंट आउट होती है। तो ये एक डिबेट है दैट हैज टू बी, यू कैन से, डेल्ट विद। इसको बड़े आराम से लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसा हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो हेमंत सोरेन ही इज गोइंग टू बी द सीएम फॉर झारखंड,
और न्यू मिनिस्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज द डेवलपमेंट हियर। ओके, नाउ अब वापस चलते हैं जुडिशरी के पॉइंट्स के ऊपर। तो जुडिशरी ने कहा कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इट इज गोइंग टू बी देयर टिल December 2, 5 दिन और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब देखिए इस चीज को समझते हैं, एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। और एनवायरमेंट के बारे में जो एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा वो तो आप देख सकते हैं कि ये प्राइम काम एग्जीक्यूटिव का ही है। इससे रिलेटेड जो इनपुट्स हैं वो किसको मिल रहे होंगे, एग्जीक्यूटिव को मिल रहे होंगे। एक्सपीरियंस ऐसी प्रॉब्लम को डील करने का किसका होगा, वो भी एग्जीक्यूटिव का होगा, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द गवर्नेंस, ठीक। जुडिशरी की बात अगर आप करेंगे तो जुडिशरी टेक्निकली इन सब एरियाज के अंदर एक्सपीरियंस्ड नहीं है, ठीक है। जुडिशरी इज नॉट एक्सपीरियंस्ड एट ऑल। अब बात ऐसी आती है कि जुडिशरी जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो एक तरीके से पॉलिसी डिसीजन ले रही है, ठीक है। ये पॉलिसी डिसीजन है कि कैसे करना होगा, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान्स लगाना है, कैसे लगाना है, किस एरिया में लगाना है, वो सारी बात जो है वो एक तरीके से टेक्निकलिटी वाली बात है। और इसका सिर्फ इतना एंगल नहीं है, आपको ये भी देखना है कि इसको कंप्लाई करने का, कंप्लायंस का क्या चांस होता है। अब ये इन सब चीजों से जुडिशरी को कोई लेना देना नहीं होता है, एंड दैट टाइम इट पुट्स अप अ चैलेंज। ये होता है गवर्नेंस चैलेंज, बिकॉज समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। इस सब चीजों को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जुडिशरी डिक्टेटेड है, नॉट एग्जीक्यूटिव। ऐसा क्यों हुआ, इसका प्राइम रीजन ये है कि जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ता है क्योंकि मजबूर है जुडिशरी भी। अगर एग्जीक्यूटिव प्रोएक्टिव नहीं है, ठीक है, अगर वो प्रोएक्टिव नहीं है, इन दैट केस जो रिलीफ आएगा वो हम जुडिशरी से ही एक्सपेक्ट करते हैं। जनता ऐसे ही चल रही है। आज की डेट में भी जुडिशरी की जो इमेज है वो इन कंपैरिजन टू एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर बेटर मानी जाती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल डिबेट है इसके राउंड। अब बात करते हैं क्लीन एनवायरनमेंट की। तो ये ऐसा पहली बार नहीं है कि जुडिशरी इस टाइप के डिसीजन ले रही है। हमने पास्ट में देखा है कि कैसे जो है ये जुडिशियल ओवररीच का मामला भी बन जाता है कभी कभी, ठीक है। अब जैसे एक जजमेंट आया था कि ट्रक्स की एंट्री इन्होंने बैन कर दी थी दिल्ली के अंदर, और नॉट जस्ट दैट, ट्रक्स के ऊपर जो है एनवायरमेंट टैक्स लगा दिया था, ठीक है, कि जो ट्रक दिल्ली में आएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। क्या हम इसको आउटराइटली हटा सकते हैं, मतलब क्या आप ट्रकों को रोक सकते हो इन ट्रू सेंस, इफ आई एम आस्किंग। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, दिल्ली के अंदर है आजादपुर मंडी, जिसके अंदर आप बोल सकते हैं कि पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर सुबह सुबह जो है वो सब्जी जाती है। तो ऐसे में इस आजादपुर मंडी के अंदर ट्रक की एंट्री के बिना क्या ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है? तो ये लॉजिस्टिक्स टेक्निकलिटीज हैं जिसको जुडिशरी के बारे में, जिसके इसका आइडिया जुडिशरी को नहीं है, और यही प्रॉब्लम भी होती है। तो बहुत बार ऐसे जजमेंट्स आए हैं, तो ये जजमेंट भी उसी टाइप का ही है। आइडिया ठीक है कि भाई हम आर्टिकल 21 के अंडर, दैट इज योर राइट टू लाइफ, ये डिसीजन ले रहे हैं और वी हैव अ राइट ऑफ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है। बट ये जो एफर्ट आपने देखा जुडिशरी का, इट इज जस्ट एन एड होक अरेंजमेंट, ये सिर्फ वन टाइम एफर्ट है। बट मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इस एफर्ट से क्या कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकल के आया? बिकॉज अगर आप देखेंगे पूरा साल अब देश ऐसे ही चलेगा, अभी सब नॉर्मल हो जाएगा, पोल्यूशन लेवल कम हो जाएगा, बारिश गिर जाएगी, नॉर्मेलसी आ जाएगी, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान भी हटा दिया जाएगा। तो उस सिचुएशन के अंदर जब हम सस्टेनेबल चीज को ढूंढेंगे ही नहीं तो हमें मिलेगी ही नहीं। तो इसका सॉल्यूशन तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि अब सब डिबेट से भी हट जाएगा ये, ठीक है। दैट इज द प्रॉब्लम। आज की डेट में अगर आप समझेंगे कि एक डिबेट ये भी होती है कि हमें क्या फायर क्रैकर बैन करना चाहिए दिवाली के ऊपर, ठीक है। एयर पोल्यूशन होता है, हार्मफुल इम्पैक्ट है इसके एयर के ऊपर और हमारे हेल्थ के ऊपर, बिल्कुल हम इसको एक्नॉलेज करते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है।
अच्छा, नॉइस पोल्यूशन भी होता है इससे, ठीक है, वो भी आपकी ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है। और राइट टू हेल्थ एक तरीके से हमने एज अ फंडामेंटल राइट एक्नॉलेज किया है अंडर आर्टिकल 21, वो भी एक अच्छी चीज है, ठीक। बट इन सब एस्पेक्ट के अंदर जो आपकी बाकी फ्रीडम्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप ओवरबोर्ड हो रहे हो और उसको कर्टेल कर रहे हो। ये भी एक सवाल है, ये भी एक डिबेट है जो हमें समझना होगा। तो अगर आप बोलेंगे कि मुझे तो, मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। मैं अपने रिलीजन को अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ और मैं दिवाली मनाना चाहता हूँ पटाखे बजा के, क्लियर। सो दैट इज माई राइट अबाउट इट। अब क्या आप पूरे साल के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है, जो थर्मल पावर प्लांट्स चल रहे हैं, जो ऑटोमोबाइल पोल्यूशन हो रहा है, क्या आप उन चीजों को बैन करते हो क्या? नहीं करते। तो आप उस चीजों को बैन नहीं कर रहे जो सारा साल पोल्यूशन कर रही है। एक रात में अगर जो पोल्यूशन करने वाले क्रैकर्स हैं, आप उनको बैन करके कितना बड़ा डिफरेंस ले आओगे? ये सबसे बड़ा सवाल है जो हमें यहाँ पे समझना होगा, ठीक। तो इन सब चीजों के अंदर जुडिशरी काम नहीं कर सकती है। बेटर इज दिस, देयर शुड बी लीगल डिबेट। बेटर यही होगा कि इसको लेके लीगल डिबेट हो। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर। सो वो काम करना जरूरी है। अब इस डिबेट के ऊपर आगे चलेंगे। सो देर इज नथिंग ऑन दीज पर्टिकुलर पेजेस, कुछ खास यहाँ पे है नहीं। ओके, डायरेक्टली विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, रेलवे बोर्ड अभी देखेगा, कमेटी बनाएगा कि पम्बन ब्रिज जो नया बना है ये वर्टिकल लिफ्ट सिस्टम बेस्ड है, ठीक है, हमने कल भी डिस्कस किया था। इट इज वर्टिकल लिफ्ट सिस्टम बेस्ड। आप पूरा देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा एरिया जो है एक तरीके से ऊपर उठ जाता है। तो ये बेटर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और ऐसा जो ब्रिज टाइप का सिस्टम है जर्मनी में भी है, उससे ये एक तरीके से आप बोल सकते हो प्रेरणा लेके हमने बनाया है। ऑस्ट्रिया में भी ऐसा ब्रिज है। तो हम ग्लोबल कंप्लायंस के हिसाब से चल रहे हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो अदर देन दैट, लश्कर मेंबर एक्सट्रीडेटेड फ्रॉम रवांडा। अब देखिए, इंटरनेशनली एक इंटरपोल नाम की एजेंसी एग्जिस्ट करती है, ओके। और ये इंटरपोल क्या करती है, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले जाते हैं, ठीक, उनको कोऑर्डिनेट करना, या आप बोल सकते हो ये इंटरनेशनल पुलिस टाइप का एक सिस्टम है। इंटरपोल के मामले में इंडिया की तरफ से सीबीआई जो है वो काम संभालती है, क्लियर। तो ये जो टेररिस्ट है ये डायरेक्टली सीबीआई को हैंड ओवर किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटरपोल का जो भी कोऑर्डिनेशन होगा वो आपकी सीबीआई संभालेगी। उसके बाद आगे हमारी जो बाकी एजेंसीज हैं, एनआईए है या फिर बाकी जो भी आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके पास ये पूरा मामला जाएगा। लेकिन प्राइम जो आपका एरिया ऑफ, या फिर बोलेंगे कि फर्स्ट डोमेन ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा वो सीबीआई होगा, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। सो ये पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अदर देन दैट देर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। सीधा चलते हैं एडिटोरियल सेक्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या बोल रखा है उन्होंने, ठीक। तो आर्म्ड इंसरेक्शन टू पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, तो ये एक ट्रेंड के बारे में हमें बता रहे हैं, ठीक है। वो ट्रेंड क्या है, श्रीलंका के अंदर ये हमने ट्रेंड देखा जैसे, ठीक। इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हुआ क्या कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, देर वॉज अ टाइम जब ये जेवीपी जो है ये एक तरीके से आर्म्ड स्ट्रगल में थी सरकार के अगेंस्ट, ठीक है ना। सो देवर इन आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब ये ग्रेजुअली ग्लोबली देखा जा रहा है एक चीज, कि जितनी भी ये आर्म्ड स्ट्रगल वाली एंटिटीज थी, ग्रेजुअली दे आर हेडिंग टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। ग्रेजुअली वो इलेक्टोरल प्रोसेस में आ रही हैं, ठीक है, ग्रेजुअली वो शांति की तरफ जा रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। इससे जो है डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पूरी दुनिया के अंदर स्ट्रांग होते हैं, एंड दैट इज
अ वेलकम थिंग, वही चीज हमने यहाँ पे पॉइंट आउट की है। क्लियर? तो आगे बढ़ेंगे तो सेंसस 2025 एज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिटीजन रजिस्ट्री। ओके, सो सेंसस एक्टिविटी होने वाली है। अब ये सेंसस हम क्यों करते हैं? देखिए, आपको एग्जैक्ट ग्राउंड डाटा चाहिए, ठीक? आपको ग्राउंड डाटा क्यों चाहिए? आप चाहते हो आपकी जो पॉलिसीज हैं वो एक्यूरेट बने। आपकी पॉलिसी तभी एक्यूरेट बनेगी जब आपके पास रियल टाइम डाटा होगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज है जो हम सेंसस कराते हैं। हमें आइडिया होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे कितने लोग हैं, कौन होंगे जिनको बेनिफिशियरी बनाया जाएगा। वो आपकी हर स्कीम के अंदर अब ये एंटिटी लेके चला जाता है, ठीक है? तो एक पॉजिटिव चीज है ये। अब ये जो सिटीजन रजिस्ट्री का आइडिया है, लाइक इट ड्रॉज बेसिकली मैंडेट फ्रॉम सिटीजनशिप एक्ट 1955, और कारगिल वॉर के बाद भी इसके ऊपर दोबारा फोकस आया था, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में जो फोकस आया है वो आया है असम से रिलेटेड। क्लियर? तो हमने एनआरसी की एक्टिविटी की वहां पे असम के अंदर। जो पॉपुलेशन रजिस्टर है असम का, उसको अपडेट किया गया। आपने डेमोग्राफिक डाटा जो है वो कलेक्ट किया। तो आज की डेट में आप क्या कर सकते हैं? आप डेमोग्राफिक डाटा लेंगे, ठीक, प्लस बायोमेट्रिक डाटा भी आप ले सकते हैं डुप्लीकेसीज को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि बायोमेट्रिक अब हमारे लिए लेना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि आधार भी आपके पास है, ठीक है? तो ये ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो एक चीज है आपके पास जिसके थ्रू आप वेरीफाई इसको कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी, ये सब आपको लेके आनी पड़ेंगी, बिकॉज देयर विल बी एरर्स एंड ओमिशंस। बहुत से ऐसे एरर्स होंगे, बहुत से ऐसे एमिशंस होंगे, वो सारी चीज आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं आधार और इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। आधार रेजिडेंट्स के लिए है, सिटीजनशिप वेरिफिकेशन उसमें नहीं होती है। आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप, दैट इज वन पॉइंट हियर। इट जस्ट फोकसेस ऑन योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ये जो नेशनल रजिस्टर हम बनाने वाले हैं, ये आपकी सिटीजनशिप को वेरीफाई करेगा। और जब आप सिटीजनशिप वेरीफाई करते हैं, आप देखिए जो बेनिफिशियरी होते हैं, बेनिफिशियरी रेजिडेंट नहीं होते स्कीम्स के। कुछ स्कीम्स के बेनिफिशियरी आपके जो है सिटीजन होते हैं, ठीक? अगर आप सिटीजन नहीं हो, डॉक्यूमेंट नहीं प्रूव कर सकते, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमें पता तो लगे कि कौन लोग यहाँ पे रह रहे हैं। यू विल बी एबल टू नो कि कौन इलीगल है। आप एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स को लेके आ सकते हो, फेयरनेस लेके आ सकते हो। ये सारे पॉजिटिव्स हैं जो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। क्लियर? दैट इज द पॉइंट हियर। चैलेंजेस इसके अंदर आएंगे। डाटा प्रिवेसी विल बी वन चैलेंज, बिकॉज आप सारा डाटा एक जगह जाके कंसोलिडेट करोगे। मिसयूज होने का भी चांस है, स्पेसिफिकली अगर इसको कास्ट की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे ली जाती है। अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि सेंसस के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसको आप कास्ट डाटा भी इसमें कलेक्ट करना शुरू कीजिए। दैट इज द अदर सजेशन। क्लियर? एंड नॉट जस्ट दैट, आपको डेटा प्रोटेक्शन पे भी फोकस करना पड़ेगा। सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक? फिर एक्सक्लूजन रिस्क होंगे। देखिए, हमारे यहाँ पे इलिटरेसी है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते हैं। जो लोग डॉक्यूमेंट मान लो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनका क्या होगा? So that is the other concern that we have to see. And then logistical challenges will be there. Large scale verification करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो है वो भी आपके ऊपर पड़ेगा। सो ये सारी समस्याएं हैं। अब ऐसे में सिर्फ गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम नहीं कर सकती है, सिटीजन को भी इन्फॉर्म रहना पड़ेगा, सिटीजन को प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, इन्फॉर्म्ड रहना पड़ेगा। ये सब करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन गवर्नमेंट के एंड पे आना मस्ट है। सो जब तक जनता को पता ही नहीं होगा, अवेयर ही नहीं होंगी, तो कैसे इन सभी प्रॉब्लम्स को डील कर पाएंगे? सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड बिफोर कमिंग अप विद दिस पर्टिकुलर सेंसस एक्टिविटी। क्लियर है? सो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके यहाँ पे डिबेट ही आई है, वो आई है फ्री बी पॉलिटिक्स से रिलेटेड। बेसिकली महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले एक स्कीम अनाउंस की गई थी, ठीक? लड़की बहन योजना, ठीक है? लड़की बहन योजना। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर, ओके, 1500 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे बिटवीन टू द वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 21 to 65। क्लियर?
जिनकी एनुअल इनकम अब यहाँ पे फैमिली हाउस होल्ड की बात नहीं की गई है कि पूरी फैमिली इनकम नहीं लेके चलनी है आपको, क्लियर। जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है, ठीक है ना। तो जिन वुमेन की भी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, उनको 1500 रुपए पर मंथ मिलेगा। तो ये एक तरीके से अनाउंस किया था इन्होंने, और एक कब अनाउंस किया गया था, 4 महीने पहले, इलेक्शन से 4 महीने पहले ये अनाउंसमेंट आया था, ठीक है। अब बात इसके अंदर ये आती है कि भाई क्या इन स्कीम्स का रोल होता है इलेक्शन जिताने में, और क्या ये सही चीज है। अब देखो, ये पहली चीज नहीं है। अगर मैं बिहार सरकार की बात करूं तो बिहार में साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक। और अगर आप साइकिल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसको एक तरीके से हम पॉजिटिवली ही देखते हैं, लड़कियों को साइकिल देना ताकि वो पढ़ सके, ठीक है। तो वो पॉजिटिव अगर आप देख रहे हो तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, यहाँ तो सिर्फ आपके अकाउंट में पहुंच रहा है पैसा, आपको जैसे खर्च करना है अपने हिसाब से खर्च कीजिए, 1500 रुपए पहुंचेगा। बट क्या ये प्रैक्टिस सही है, उस चीज को यहाँ पे डिबेट किया गया है, बिकॉज कुछ लोगों का कहना है कि कैश ट्रांसफर जब आप करते हो इट इज लाइक ब्राइबिंग द वोटर्स, ओके। लेकिन इसका दूसरा एंगल भी है कि भाई ये वेलफेयर सपोर्ट लेके आ रहा है। एक पहलू ये कहता है कि वोटर का वोट खरीद रहे हो, आप रिझा रहे हो वोटर को। दूसरा ये कहता है कि आप इन चीजों से वेलफेयर एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहे हो, दैट इज व्हाट इट मीन्स। अब जो कैश ट्रांसफर के सपोर्ट वाले आर्ग्यूमेंट है, उन्होंने कहा कि भाई ये एक तरीके से इमीडिएट असिस्टेंस देगा, और ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि आप अपने हिसाब से जिस चीज के ऊपर आपको पैसा खर्च करना है आप कर सकते हो। acknowledged by some as necessary given to existing inequalities, कि भी पैसा देना जरूरी है, हमारे यहाँ पे inequalities बहुत है, हैव्स एंड हैव नॉट्स हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट की बात करें, पास्ट में हमने कुछ ऐसा देखा है कि बहुत से ऐसे वेलफेयर स्कीम्स हैं जो चलते हैं, और ये इलेक्शन के टाइम पे होता है मिक्सर ग्राइंडर टाइप। अब ये तो एक बस डायरेक्ट बेनिफिट में कर दिया उन्होंने, सीधा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा पैसा, दैट इज व्हाट इट इज। जो लोग इसके अगेंस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई आप ये पैसा बाकी वेलफेयर एक्टिविटीज को छोड़ के सिर्फ हाथों में दे रहे हो, और चांसेस ये है घर के अंदर मेल डोमिनेंस भी होता है, ठीक। तो उस केस के अंदर कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा फीमेल के हाथ में जाएगा, देर इज नो गारंटी ऑफ दैट, ठीक है। और वो पैसा जो है आपका, सरकार अगर अपनी तरफ से खर्च करती तो एजुकेशन पे खर्च करती, हेल्थ पे खर्च करती। अब ये पैसा आपने किसी के अकाउंट में डाल दिया, अब जरूरी तो नहीं है कि वो उसका पॉजिटिव यूज कर रहा हो। तो ये नेगेटिव इन्होंने पॉइंट आउट किया है, एंड दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। आप जेंडर एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो, तो हाथों में पैसा देना कोई समाधान थोड़ी ना है। आपको उनको एजुकेट करना पड़ेगा, आपको बाकी हेल्थ सर्विसेज उनके लिए फैसिलिटेट करनी पड़ेगी, वो सब करना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट दे आर मेकिंग हियर। कंसर्न इसके अंदर क्या होंगे, करप्शन होगा, मिडल मैन होगा, अभी नहीं पता कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये होगी कि इसमें भी एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, देखिए इम्प्लीमेंटेशन इस चीज का हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इवेल्युएशन और अकाउंटेबिलिटी आपको यहाँ पे फिक्स करनी पड़ेगी, ये सिस्टम आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि भाई आज की डेट में जो ये कैश ट्रांसफर हो रहा है ये रियल बेनिफिशियरी तक चले। ऐसा ना हो कि लोग जबरदस्ती इसका फायदा उठाएं, और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई इसमें आप हाउस होल्ड इनकम को भी इंक्लूड कीजिए, ठीक। तो ये हाउस होल्ड इनकम लेके आना ये एक तरीके से जरूरी है, ये 2.5 लाख ये हाउस होल्ड इनकम होनी चाहिए, ठीक है ना। सो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, सबको लिए नहीं होना चाहिए। फोकस ऑन रोबस्ट पॉलिसीज, नेसेसिटी ऑफ टारगेटेड वेलफेयर, ठीक है, ये जरूरी भी है, ओके। और एक तरीके से एमजी नरेगा टाइप को ये आइडिया को सपोर्ट कर रहा है। तो मल्टीपल स्कीम्स आ रही हैं जिससे जेंडर वेलफेयर तो हो रहा है इस देश के अंदर, ठीक है ना। और इस टाइप की स्कीम प्रोज एंड कॉन्स एवेल्युएट करना चाहिए, और नेगेटिव्स को आपको रिमूव करना चाहिए, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन दैट वी हैव। यही बात आपको समझनी है इसमें, ठीक। सो इसी पे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, अदर देन दैट देयर इज नथिंग मच, ओके।
अब ये सब चल रहा है, हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये। तो देर इज दिस पॉजिटिव थिंग दैट डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है, पॉजिटिव लाइट्स में है। ओके, कोर्ट नोटिस ऑन अजमेर दरगाह प्ली। अब यहाँ पे भी देखिए कॉम्युनल टेंशन आ गई है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई 13th सेंचुरी के अंदर शिव मंदिर हुआ करता था और उसको तोड़ के जो है ये बनाया गया है। पॉइंट इज दिस, वेयर आर यू गोइंग टू स्टॉप? तो हिंदुस्तान में तो बहुत से ऐसे मंदिर हैं, आप जाके रुकेंगे क्या? क्या इसका इस डिबेट को कोई पॉलिटिकली मोटिवेट कर रहा है? तो ये कुछ एक सवाल हैं जो हमें यहाँ पे जरूर एड्रेस करने पड़ेंगे। इज इट पॉलिटिकली मोटिवेटेड, कि किसी को पॉलिटिकल बेनिफिट मिले? ओके, इलेक्टोरल बेनिफिट मिले? क्या सिर्फ ये उसके लिए किया जा रहा है? क्योंकि पहले मुद्दा होता था राम मंदिर, अब क्या हर मंदिर मुद्दा बनेगा? ये भी एक सवाल हमें यहाँ पे डील करना है। और कहाँ पे जाके रुकेंगे आप? तो कुछ एक सवाल जरूर होने चाहिए यहाँ पे, एड्रेस हमें करने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। ओके, तो देश को आगे लेके जाना है, आगे बढ़ाना है। ठीक, जैसी जो ये सोच है हमें रखनी चाहिए थी। इन बुसान इंडिया सेज इट विल नॉट बैक यूज ऑफ प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव्स। अगर आपको सुनने में तो लग रहा होगा इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी क्वेश्चन मार्क है कि व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी हैव। जब तक हमें ये क्लैरिटी नहीं मिलती कि ऑल्टरनेटिव्स में आप क्या लेके आ रहे हो, तब तक हम आउटराइटली बंद तो नहीं कर सकते ना। हाँ, इंडिया अपने लेवल पे एफर्ट कर रहा है। वी आर, यू कैन से, डिस्करेजिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक्स, बट हम उसको लेके बाइंडिंग अरेंजमेंट में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, सो वी डोंट वांट अ बाइंडिंग कंप्लायंस अरेंजमेंट, बिकॉज वो फिर आपके लिए जबरदस्ती हो जाएगा। आपको पता नहीं है कि ऑल्टरनेटिव क्या होंगे, उसको लेके क्लैरिटी नहीं है। एक बार थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, देन वी विल बी डेफिनेटली हेडिंग टुवर्ड्स दिस टाइप ऑफ आइडिया। फिर हम जरूर इस टाइप की कोई चीज सोच सकते हैं। ठीक, तो इंडिया टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल विद द रेंज ऑफ अराउंड 3500 किलोमीटर्स। तो K4 मिसाइल का टेस्ट किया गया है। ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जो आप सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं। ठीक, और ये बड़ी मिसाइल है थोड़ी। ठीक है, और ये हमारे INS अरिघात के लिए है। तो ये हम लोग कर रहे हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अब आप सबमरीन से मिसाइल लॉन्च कर सकते हो तो आपका न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट हो जाता है। ठीक, बहुत कम देशों के पास ये कैपेबिलिटी होती है। हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम जल थल वायु सब जगह से जो है अब हम न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकते हैं। इससे पहले आपके पास INS अरिहंत है। INS अरिहंत, उसकी लिमिटेशन क्या है? वो K15 मिसाइल ही चला सकती है। और K15 मिसाइल की जो रेंज थी वो 750 किलोमीटर थी। ये उससे आगे बढ़ के आपके पास एक लेटेस्ट मिसाइल है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक हो सकती है। सो दैट इज द कैपेबिलिटी दैट वी आर डेवलपिंग हियर इन इंडिया। सो अदर देन दैट देयर इज नथिंग मच हियर। ओके, सीधा जो है इंटरनेशनल पेज पे चलते हैं। इसराइल पैलेस्टीन के मुद्दे को देखते हैं। हिजबुल्ला के साथ इसराइलीज ने सीज फायर कर लिया है। क्यों हुआ सीज फायर, क्या मजबूरी थी, इन एस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है। क्लियर? सो इसी को देखेंगे कि क्या पूरी डिबेट चल रही है। तो मेजर पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि देखिए कुछ एक डेवलपमेंट्स है। एक होती है वॉर फटीग। ठीक, सो अभी इजरायली फोर्सेस क्या है कि टू फ्रंट वॉर डील कर रही हैं। टू फ्रंट वॉर इतना आसान नहीं होता दोनों फ्रंट पे लड़ना। तो वॉर फटीग हो जाती है, ये इजरायली फोर्सेस फेस कर रही हैं। नॉट जस्ट दैट, उनका फोकस अब ईरान भी होगा। तो ईरान एक बड़ा थ्रेट है जिसके ऊपर आपको अपनी एनर्जी बहुत ही चैनलाइज करनी पड़ेगी। तो ये भी एक पॉइंट हमें समझना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे एक तो वो सिंगल फ्रंट पे लड़ना चाहते हैं, ईरान पे फोकस करना चाहते हैं। और उनकी पहली प्रायोरिटी है हमास। हमास को हराना उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी उन्होंने डाली है। हिजबुल्ला को वो बाद में संभाल लेंगे। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पूरे सीज फायर के अंदर एक रेजोल्यूशन आता है, रेजोल्यूशन UN 1701। उस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग अब ये 2006 के अंदर भी हिजबुल्ला के साथ इजरायलीज लड़ चुके हैं। आइडिया ये था कि हिजबुल्ला जो है लितानी रिवर के नॉर्थ में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और ये एक तरीके से आप बफर जोन मेंटेन करके रखेंगे और यहाँ पे होंगी इजरायली डिफेंस फोर्सेस। तो ये उसी आइडिया को दोबारा लेके आना चाहते हैं यहाँ पे। क्लियर? सो दिस इज व्हाट इट इज मीनिंग हियर। ये एक तरीके का थॉट प्रोसेस है। अब आपके वो बाकी पहलू अगर आप एक्सप्लोर करें, देखिए इसराइल का हमेशा हिजबुल्ला के साथ लड़ना जो है वो डिजास्टरस ही रहा है।
बिटर एक्सपीरियंस है, ठीक। हिजबुल्ला एक बेटर फोर्स है, बेटर मतलब ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है एज कंपेयर टू हमास, और ये यहाँ पे देखने को भी मिला है हमें, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हुई है, दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग इज मीनिंग। अब यही बात आपको यहाँ पे समझनी भी होगी। तो मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे रोल प्ले कर रहे थे, और एक ये फैक्टर था कि सिविल मिलिट्री रिलेशन भी ठीक नहीं चल रहा था। तो हमने देखा कि पैसे पीछे वाले एक डिफेंस मिनिस्टर को भी फायर किया गया। तो ये सब टेंशंस जो थी, उन सब चीजों को ईज आउट करने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऊपर जो प्रेशर है उसको कम किया गया है, ठीक। सो दैट इज समथिंग विच इज हाईलाइटेड, और उसी की वजह से ये सीज फायर को रेडी हो गए हैं। इट्स अ पॉजिटिव थिंग इन द सेंस मे बी इन फ्यूचर द वॉर विल एंड। आने वाले समय में वॉर एंड होगा, कब होगा? जब होस्टेजेस जो हैं उनको रिलीज किया जाएगा। अभी भी जो है काफी इजरायली जो है वो हमास के कब्जे में है। जब तक वो होस्टेजेस को रिलीज नहीं करेंगे, तब तक इस वॉर को एंड होना थोड़ा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। बट दिस इज हाउ इट इज। ये पूरी ओवरऑल डिबेट है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, और वी आर होपफुल दैट थिंग शुड एंड, जल्दी खत्म हो जाए और शांति आ जाए जल्दी। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे। सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, उसके अंदर लिंक आपको मिल जाएगा, और जो है आप इस पूरे डॉक्यूमेंट का पीडीएफ भी ले सकते हैं। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच।